LCR सीरीज सर्किट फेजर डायग्राम। सर सारे क्वेश्चन को जितने भी डायग्राम है ना, हाँ मैं डायग्राम बना के आया हूं। ओके, अब LCR सीरीज सर्किट में चलो हमने ये कर लिया था CRL हमने। ओके, ये क्लियर है। करंट, चलो मैंने लिया करंट ऐसे ऐसे और ऐसे, ये करंट लिया है मैंने। अब वोल्टेज की बात करेंगे, EMF की बात करेंगे तो R का डायरेक्शन सेम ER, C में EMF लैग करेगा EC और इसमें EMF लीड करेगा EL। क्लियर है, कर चुके थे हम लोग। अब इसका फेजर डायग्राम हम लोगों ने जो ड्रॉ किया, इधर लिया मैंने करंट I, इसी डायरेक्शन में ER हो गया था करंट का डायरेक्शन और EMF इन रेजिस्टेंस का डायरेक्शन सेम। इसका डायरेक्शन 90 डिग्री से लीड कर गया। ये किसका है? ये इंडक्टर का है या कैपेसिटर का? इंडक्टर का है, दैट इज EL। कैपेसिटर उससे 90 डिग्री लैग करेगा तो इसके जस्ट ऑपोजिट दैट इज EC। डन। अब EL और EC एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि डायरेक्टली ऑपोजिट हैं, तो कैंसिल करने के बाद मान लेते हैं कि ये वाला पोर्शन बच गया जो कि है EL माइनस EC। मतलब ऐसा मत सोचना कि यही ज्यादा होगा, कुछ भी ज्यादा, ये भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहां से हमें लेना है रिजल्टेंट ऐसे। अब ये जो रिजल्टेंट लिया हम लोगों ने, ये रिजल्टेंट नेट EMF होगा इन द सर्किट दैट इज E। EMF और करंट के बीच के एंगल को हम कहते हैं फेज डिफरेंस फाई। देन अब यहां के बाद हम लोग बात करेंगे कि अब इनके रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जो हम पहले कर चुके हैं एक बार मैं लिख दूं। XL जो होता है वो होता है ओमेगा L और XC जो होता है वो होता है 1/ओमेगा C होता है। इसे हम कहते हैं रिएक्टेंस। ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो नेट रिएक्टेंस की अगर हम बात करें, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब मैं मोड ले लेता हूं, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, XL माइनस XC, ये नेट रिएक्टेंस होगा। जो बड़ा होगा वो डोमिनेट करेगा सर्किट को। क्लियर है, और इनकी यूनिट क्या होती है? ओम। क्लियर है। अब क्या है, अब कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंपीडेंस एंड डिनोटेड बाय Z। क्लियर है, तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस देखते हैं। चलो अब हम लोग इसमें लगाते हैं बेसिक पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज E स्क्वायर इज इक्वल्स टू ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का स्क्वायर। चलेगा? दिस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। डन। मतलब ये 90 डिग्री है ना। अब यहां पे सबका रेजिस्टेंस अगर काउंट किया जाए एक साथ तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कैपेसिटर का रिएक्टेंस, इंडक्टर का रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, सबका कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम कहते हैं इंपीडेंस। तो हम लिखते हैं Z इंपीडेंस है, का स्क्वायर इज इक्वल टू IR का स्क्वायर प्लस IXL का स्क्वायर, सॉरी माइनस IXC का स्क्वायर। ऐसे बनेगा ना। एक फॉर्मूला ये भी हो गया, हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है आगे। अब उसके बाद सब में से देखो I कॉमन आ रहा है, I कैंसिल आउट हो गया। मैं लिख दूं Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। डन। फिर Z अगर देखूं तो दैट इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये है
Z is called impedance of the circuit. बात समझ में आ गई? तो Z को हम impedance कहते हैं and unit is, अब हम लोग करने वाले हैं रेजोनेंट कंडीशन ऑफ द फेज डिफरेंस। ओके, फेज डिफरेंस क्या होता है? ईएमएफ और करंट के बीच का एंगल। चलो अब यहां से देखूं मैं, tan थीटा ले लूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज EL माइनस EC अपॉन ER। देख लो, क्लियर है ना? अगर दोनों में से I कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन IR, ये कैंसिल आउट हुआ, दैट इज tan phi। हम लोग tan phi करके हम निकाल सकते हैं बीच का एंगल कितना है। मान लो ये कोई 1 आ जाता है तो 545 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है ना? तो इस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। अगर tan phi के जगह अगर हम cos phi लेना चाहे तो cos phi में क्या लिख दूं? ER अपॉन E, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? IR एंड दिस इज IZ, I कॉम कैंसिल आउट हुआ तो cos phi क्या बन गया? R अपॉन Z। तो cos phi हम क्या लिख सकते हैं? R अपॉन Z की वैल्यू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर है? डन। अब इसके बाद ये हो गया हमारे पास। इसी cos phi को हम पावर फैक्टर भी कहते हैं। दिस इज cos phi is called power factor. Resonant condition of the circuit. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब भी डेरिवेशन आएगा रेजोनेंट कंडीशन साथ में आएगा ही आएगा, ठीक है? तो रेजोनेंट कंडीशन का क्या मतलब होता है समझते हैं। इसका मतलब, चलो, ओम सब है रेजिस्टेंस, बस नाम अलग अलग रखे गए इनके, क्लियर है ना? रजिस्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर कैपेसिटर का रिएक्टेंस और सबका कॉम्बिनेशन दैट इज इंपीडेंस। सर्किट का रेजोनेंट कंडीशन, किसी भी LCR सीरीज सर्किट में रेजोनेंट कंडीशन हम उसे कहते हैं जब सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम हो और सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाए। ओम्स लॉ से क्या कहते हैं? ओम्स लॉ में क्या होता है? R बड़ा तो करंट छोटा। यहां पर वही R के जगह मैं इंपीडेंस यूज कर रहा हूं। इंपीडेंस छोटा तो करंट बड़ा, तो इंपीडेंस का मिनिमम होना जरूरी है। अब इंपीडेंस मिनिमम जो हो सकता है वो हो सकता है R के बराबर। रेजिस्टेंस तुम रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है? जो भी हमने अपैरेटस बना दिए, हमने फैन, टीवी, एसी, कूलर जो भी हमने बना दिया, उन सबका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो नहीं बदल सकते हम। तो हम क्या करते हैं? L और C का जो ऑपरेशन है, XL और XC, मतलब इंपीडेंस की बात हम कर रहे हैं, तो इंपीडेंस का जो ऑपरेशन है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम XL XC के कॉम्बिनेशन को जीरो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो इंपीडेंस का फॉर्मूला है ये है XL माइनस XC। अगर ये दोनों बराबर कर दिया जाए तो ये जीरो हो जाएगा। हमारे पास Z इज इक्वल टू क्या बचेगा? ओनली R। बात समझ में आ रही है? तो मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज करना और XL XC को बराबर कर देना हमारे लिए Z मिनिमम कर देता है। उस वक्त सबसे ज्यादा करंट सर्किट में फ्लो होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है? ये था रेजोनेंट कंडीशन। जब रेजोनेंट कंडीशन होता है तो R बाई Z यहां पर लिखा मैंने cos phi और Z R हो जाता है, तो रेजोनेंट कंडीशन में पावर फैक्टर 1 होता है, क्योंकि R और Z तो R हो गया, Z भी R हो गया, तो R बाई R 1 हो गया, तो पावर फैक्टर 1 होता है। क्लियर है? अगर ग्राफ की बात करें तो ये और ये बराबर हो जाता है। क्लियर है ये बात?
ये और ये बराबर हो जाते हैं, ये 0 हो जाता है, आई और ये एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री एंड cos 0 हो जाता है 1। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंट कंडीशन का। क्लियर है? अब यहां पर इसको हम अप्लाई करते हैं। तो इफ XL is equals to XC, तो हम लिखते हैं ओमेगा L is equals to 1 by ओमेगा C। ओमेगा इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा क्या बनेगा 1 by अंडर रूट LC। क्लियर है ये बात? यहां तक ठीक है? अब इधर जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इधर LC हो जाएगा। चलो अब यहां पर ओमेगा, तुम्हें पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई न्यू, होता है ना 2 पाई बाई टी, 2 पाई न्यू। तो न्यू जो होता है वो होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो न्यू क्या बन गया यहां पर इस कंडीशन में 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ओमेगा क्या होता है वैसे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं यहाँ पे। जब वेलोसिटी की बात आएगी तो वेलोसिटी कहेंगे, यहाँ पर एंगुलर। तो यहाँ पर जो ओमेगा आर और न्यू आर निकाला मैंने, ये एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। बात समझ में आ रही है? तो ये होने के लिए, मतलब रेजोनेंट कंडीशन होने के लिए cos फाई का 1 होना जरूरी है, XL का XC के बराबर होना जरूरी है, और हमारा जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर जो होता है cos फाई इज इक्वल्स टू R बाई Z। हाँ, और यहां पर लिख दो Z इज इक्वल्स टू R हो जाता है, R बाई Z, तो ये हो जाएगा R बाई R, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब हमने ये कर लिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है जो कि फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच का होता है, फ्रीक्वेंसी और इंपीडेंस के बीच का होता है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे Z की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, और I की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका, करंट और फ्रीक्वेंसी का। न्यू और ओमेगा एक जैसा ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि ओमेगा और न्यू में क्या है, 2 पाई का ही तो फर्क है। तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो तो ग्राफ नहीं बदलता। क्लियर है? एस्केलेशन हो सकता है ग्राफ का, बाकी बदलेगा नहीं। अब करंट मैक्सिमम होना चाहिए, तो चलो इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। यहां पर जहां पर I मैक्सिमम हो रहा है, दिस इज I मैक्स, उस सिचुएशन पे जो फ्रीक्वेंसी रही होगी ये ओमेगा R और न्यू आर रही होगी। तुमसे ओमेगा का कहे तो बना देना, न्यू फ्रीक्वेंसी का कहे तो भी बना देना। ओमेगा तो कब होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी, ग्राफ सेम ही रहेगा। इसी का जस्ट रिवर्स अगर मैं कहूं, अगर ये न्यू है और ओमेगा है, और यहां पर मैंने करंट की जगह Z दे दिया, तो जहां पर करंट मैक्सिमम हुआ था वहां पर Z मिनिमम हो जाएगा। मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? ये बहुत नीचे हो गया, इसको थोड़ा ऊपर ही रखते हैं, दैट इज ऐसे कुछ। अब ये जो है दिस इज Z मिन हो गया, जैसे वहां करंट मैक्सिमम होता था। Z मिनिमम होने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ये दैट इज ओमेगा आर होना चाहिए और न्यू आर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये था हमारा ग्राफ। फ्रीक्वेंसी के साथ आए करंट का तो ये, और फ्रीक्वेंसी के साथ आए इंपीडेंस का तो ये। आता ये है ज्यादा। चलो इसको बना लो। आया था? अच्छा, एक ही पूछा जाता है मोस्टली।